नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार की 121 सीटों पर कल वोटिंग होगी। पोलिंग बूथ पर वोटिंग मशीनें पहुंच चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों ने पोलिंग एजेंट को तैनात कर दिया है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने के इंतजाम में जुटी हैं। चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें अनंत सिंह, सूरज भान, ओसामा साहब, रीतलाल यादव, मुन्ना शुक्ला, मनोरंजन सिंह और पप्पू पांडे जैसे बड़े बड़े बाहुबलियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे नेताओं के भविष्य का फैसला भी मतदाता कल करेंगे। वोटिंग का दिन है, इसलिए आज साइलेंस पीरियड था, लेकिन शांति दिखाई नहीं दी, क्योंकि उन सीटों पर कैंपेन पूरे जोर शोर से हुआ जहां सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है। आज राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्व शर्मा, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं की रैलियां हुई। लेकिन राहुल गांधी आज बिहार में नजर नहीं आए। राहुल ने दिल्ली में एक हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया। इस बार उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी वोट चोरी से जीती और हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स ने वोट डाले। राहुल दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में वोटर लिस्ट में वोट जोड़कर बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन बिहार में प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी ने बिहार में चुनाव जीतने के लिए 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काटे। राहुल और प्रियंका के दावों में कितना दम है? चुनाव आयोग ने इसका क्या जवाब दिया? बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों की हवा कैसे निकाली? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं बिहार के चुनाव की। बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जिन सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उनमें मोकामा, रघुनाथपुर, महुआ, राघोपुर, लालगंज, तारापुर, गौराबौराम और अलीनगर जैसी सीटों पर सबकी निगाहें हैं। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां बाहुबली मैदान में है। मोकामा में तो माहौल पहले ही गर्म है। अनंत सिंह वोटिंग से पहले हत्या के केस में जेल पहुंच चुके हैं। बाहुबली सूरज भान अपनी वाइफ वीणा देवी का इलेक्शन मैनेजमेंट देख रहे हैं। अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पूरा जोर लगाए हुए हैं। चूंकि ललन सिंह के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ललन सिंह के बयान को विपक्ष के नेताओं ने मुद्दा बनाया है। आज तेजस्वी यादव ने 18 रैलियां की। हर रैली में तेजस्वी ने ललन सिंह के बयान का जिक्र किया। तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बिहार के गरीबों को डरा रहा है, धमका रहा है, वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहा है और चुनाव आयोग खामोश बैठा है। यह सहन नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो सबसे पहले गरीबों को धमकाने वालों को जेल भेजेंगे। ललन सिंह क्या बोले आज मोकामा में? ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। इनके बाप का राज है। ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही इन लोगों को सबक सिखाना होगा। सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? बताइए क्या क्या बात बोल रहे। चुनाव आयोग का है। अरे भाई, जितना अपराधी लोग है, जितना ही तांडव लोग कर रहा है बिहार में, खरवास के समय सबको अंदर तेजस्वी कर देगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एगो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तेजस्वी ललन सिंह के बयान का हवाला देकर एनडीए को घेर रहे हैं, इसलिए आज ललन सिंह ने क्लैरिफिकेशन दिया। ललन सिंह ने कहा कि उनके स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा है। ललन सिंह का दावा है कि उन्होंने गरीबों को वोट देने से रोकने की बात नहीं की,
बल्कि वो तो आरजेडी के उस नेता की बात कर रहे थे जो गरीबों को वोट देने से रोकता है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए, और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता। और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे? तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। ये बात सही है कि ललन सिंह ने किसी का नाम नहीं लिया था, यही कहा था यहाँ एक नेता है जो गड़बड़ कर सकता है, उसे वोटिंग के दिन घर में रखना है। आज उन्होंने साफ कर दिया कि ये बात किसके लिए कही थी, लेकिन फिर भी ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इसलिए उन्हें संभल कर बोलना चाहिए। उन्होंने बड़बोलापन दिखाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, अब चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर काम गिनाकर नहीं लड़ा जाता। बिहार में जाति मजहब के साथ साथ बाहुबलियों का रोल आज भी है। मोकामा जैसी कई सीटें हैं जहां बाहुबली मैदान में है। कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें दानापुर सीट से रीतलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। रीतलाल का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा चौड़ा है, वो इस वक्त भी जेल में हैं। रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब, लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ये मैदान में है। मुन्ना शुक्ला जेल में है, लेकिन आशंका थी कि वो जेल में बैठकर भी चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें कई बाहुबली मैदान में है, इसलिए सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर इन सीटों पर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि माफिया पर नकेल कसने से कुछ नहीं होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माफिया के सफाई के लिए बिहार में वही करना पड़ेगा जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। आज भी योगी की बिहार में 4 पब्लिक मीटिंग्स हुई। हर रैली में योगी ने बिहार के लोगों को बताया कि उन्होंने यूपी में माफिया को कैसे नर्क का रास्ता दिखाया। यूपी में बड़े बड़े अपराधी अब गले में तख्ती लटकाकर पुलिस थाने क्यों पहुंचते हैं? क्राइम और क्रिमिनल्स को काबू करने में बुलडोजर कितने काम की चीज है। योगी आज जब गया जी की सीट वजीरगंज विधानसभा पर पहुंचे तो उन्होंने लालू यादव के जंगल राज की बात की। वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह एनडीए के उम्मीदवार है। योगी ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को अब वजीरगंज का नाम बदलने की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद योगी ने कहा कि यूपी के एक नेता भी आजकल बिहार में गुंडे माफियाओं के लिए वोट मांग रहे हैं। जब यूपी में उन लोगों की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में भी माफिया राज था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उस जमीन पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे।
हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। क्योंकि अखिलेश यादव भी आज नवादा में थे, इसलिए अखिलेश ने योगी को जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा योगी झूठे दावे करते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, इसलिए कोई योगी की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। योगी जी की किसी बात पे भरोसा मत करना, योगी होकर के झूठ बोलते हैं। आज देश के सामने 1% लोगों पर 62% वेल्थ बढ़ी है। सोचिए आप, पिछले कई वर्षों में 1% लोगों पे 62% वेल्थ बढ़ना, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के गरीब के लोगों का क्या हाल होगा। और किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे हैं, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं। बीजेपी का हर दावा झूठ है। इसीलिए मैं कहता हूं यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहां मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। अखिलेश कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स में चुनाव के दौरान योगी की मांग सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि पिछले इलेक्शन में योगी ने बिहार में 21 सीटों पर कैंपेन किया था और इनमें से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी। योगी का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था। योगी की बातों का लोगों पर गहरा असर होता है, इसलिए एनडीए के ज़्यादातर उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ की डिमांड करते हैं। इस बार योगी की ज़्यादातर सभाएं उन सीटों पर हुई जहां महागठबंधन की तरफ से कोई न कोई बाहुबली मैदान में है। इसीलिए योगी हर जगह बुलडोजर की बात करते हैं, यूपी में माफिया के कब्जे से छुड़ाई ज़मीनों का डिटेल देते हैं और बिहार को भी माफिया के चंगुल से मुक्त कराने का फॉर्मूला बताते हैं। और यूपी में योगी ने ये करके दिखाया है, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अभी हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में सैनिकों की जाति भी मुद्दा बन गई है। सेना में जात पात की बात उठाई थी राहुल गांधी ने, इसलिए आज एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। बांका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल ने जिस तरह सेना को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की वो शर्मनाक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक की कोई जाति नहीं होती, सेना का एक ही धर्म देश की सुरक्षा है। लेकिन कांग्रेस के नेता सैनिकों की जाति देख रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। राजनाथ सिंह हमेशा संभल कर बोलते हैं, लेकिन इस इशू पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को देशद्रोही करार दे दिया।
हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने में लगे हैं। वो अब तक संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे थे, लेकिन अब सेना का मनोबल गिराने के काम में लग गए हैं। इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। जाके जुडिशियरी को वीक करो, आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। तमाम जो आर्मी सेना ने देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए अपमान होते हैं। अभी राहुल गांधी क्या ठीक करेगा? कारगिल में कौन सा परसेंटेज वाला लोग जाके फाइट करेगा? ऑपरेशन सिंदूर में जब पायलट जाके बम फेंकते हैं, वो भी राहुल गांधी का हिसाब में 10%, 20%, 30% का हिसाब में जाना चाहिए क्या? तो ये बेमतलब का बात करता है, देशद्रोह का बात करता है। और मैं मानता हूं राहुल गांधी जो भारत को वीक करना चाहते हैं, भारत को जो एक अंदर से खोखला करना चाहते हैं, वही लोगों ने राहुल गांधी को प्लान किया है। राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश जाते हैं, इनका बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे सरकार को इसका बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। असल में कल राहुल गांधी जब औरंगाबाद की कुटुंबा सीट पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, तो उन्होंने सैनिकों की जाति का मुद्दा उठा दिया। राजेश राम दलित हैं, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए की सरकार दलितों, पिछड़ों का हक मार रही है, नौकरियों में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सेना में भी 10% वाले 90% हैं, यानी सेना में 90% सवर्ण हैं, ये उन्होंने कहा। तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चूंकि राहुल गांधी का बयान देश की सेना के बारे में था, बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया, इसलिए आज प्रियंका गांधी को राहुल को डिफेंड करना पड़ा। प्रियंका को कहना पड़ा कि राहुल देशभक्त हैं, वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को सेना में शामिल होकर देश की सेवा का मौका मिले। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते पूरे देश को, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं हमेशा। अब जो आवाज उठाता है, सुनिए, जो आवाज उठाता है उसको आप अनाप शनाप बोलते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है, वो आवाज उठाता है। कुछ भी कहें, राहुल गांधी रुकेगा नहीं और सच देश देख रहा है, समझ रहा है। अगर पहले फेज के कैंपेन को एनालाइज करें तो बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने सबसे कम कैंपेन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक दिन प्रचार करने गए, 2 रैलियां की। प्रियंका गांधी ने 2 दिन में 4 रैलियां की। राहुल गांधी 3 बार बिहार गए, कुल 9 रैलियां की। लेकिन हर बार राहुल गांधी ने ऐसा कुछ न कुछ जरूर कह दिया जिस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को बैकफुट पर आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। पहले छठ पर्व पर पूजा पाठ को ड्रामा बताया, जिसे बीजेपी के नेताओं ने बड़ा इशू बना दिया था। फिर सैनिकों की जाति की बात करके महागठबंधन को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि आज राहुल गांधी बिहार नहीं गए, उन्होंने दिल्ली में बड़ा कारनामा किया, फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, हाइड्रोजन बम इज लोडिंग। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी 2-4 क्विंटल कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे,
फिर प्रेजेंटेशन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि पिछले साल हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी से चुनाव जीता था। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स हैं, ये कहा। राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को जोड़ता है। एक एक आदमी का नाम कई कई बार वोटर लिस्ट में डाला जाता है। एक एड्रेस पर सैकड़ों वोट बने हैं। सैकड़ों वोटर कार्ड ऐसे हैं जिन पर एक ही शख्स की तस्वीर है। और राहुल ने एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि राय विधानसभा सीट के 10 अलग अलग बूथ पर 22 वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोटिंग कार्ड में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है और इन सभी वोटर्स ने हरियाणा के इलेक्शन में वोट भी डाला। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद राहुल ने दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 12% फेक वोटर जोड़े गए और यह सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। बीजेपी इन्हीं फेक वोटर्स की मदद से चुनाव जीती। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने राहुल के दावों का मजाक उड़ाया। अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी पहले तो ये बताएं उनके पास ऐसे कितने बम हैं जो हर बार फुस हो जाते हैं। अनिल विज ने पूछा, राहुल गांधी क्या 1 साल तक सो रहे थे? 1 साल पहले अगर हरियाणा में फर्जी वोटिंग हो रही थी, डुप्लीकेट वोटर्स अगर वोट डाल रहे थे, तो उस कांग्रेस के पोलिंग एजेंट कहां थे, क्या कर रहे थे? उस वक्त उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? पहले तो राहुल गांधी जी देश को क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बताएं इनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन बम हैं, कितने न्यूक्लियर बम हैं, कितने एटम बम हैं। क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, AIEA, उसको बताना पड़ता है कि अगर किसी के पास बम है। और ये रोज क्या देते हैं और फोके बम मारते हैं। लिस्टों का होना और पोल होना बहुत अंतर है। राहुल गांधी जी ने कहीं भी ये नहीं बताया कि पोल कितनी हुई है इसमें से। वोट तो गलती से भी बन सकती है। और फिर दूसरी बात ये है कि आपका पोलिंग एजेंट कहां था? उसने एक ही महिला को बार बार वोट डालने दिया और रोका क्यों नहीं? उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? उसकी पिटीशन क्यों नहीं की? क्या कर रही थी आपकी पार्टी? उसने पार्टी के अन्य लोगों को नहीं बताया कि एक ही औरत 10 वोटें डाल रही है। तो ये अभी चीजें सामने आएंगी, पता लगेगा ये झूठ का परिंदा है। राहुल के आरोपों का चुनाव आयोग ने भी पॉइंट वाइज जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले पिछले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट कांग्रेस को दिया गया था, तब कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई तो भी कांग्रेस ने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। 0 मकान नंबर के पते पर दर्ज वोटर्स के नामों पर चुनाव आयोग ने कहा कि गांव में ग्राम पंचायतें
बहुत से घरों के नंबर नहीं अलॉट करती। शहरों में भी नगर निगम कई मोहल्लों में मकान नंबर अलॉट नहीं करता, इसलिए बिना नंबर वाले मकान का नंबर वोटर लिस्ट में 0 दिखाया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट में इतनी कमियां हैं तब तो उन्हें वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें तो विरोध किया। चूंकि राहुल ने बीजेपी को भी लपेटा, इसलिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के एजेंट बन गए हैं। विदेशों से जो स्क्रिप्ट लेकर आते हैं वो पढ़ देते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं, जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। पहली बात तो ये समझनी की है कि राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं। असल में इसका इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार बार हार के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस को तो वोट चोरी ने हराया। वो जानते हैं जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते, पार्टी के नेता उस दिन उस लीडर की तलाश में जुट जाएंगे जो उन्हें चुनाव जिता सकता है। चुनाव हराने वाले को कोई लीडर नहीं मानता। इसीलिए आपको याद होगा, पहली बार 2014 में राहुल ने हार के लिए अपनी पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बार हार के बाद उन्होंने कहा कि मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद राहुल ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बताया था। अब वो चुनाव आयोग को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा में मोदी की 240 सीटों से कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी थी, उसे महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने तोड़ दिया। अब अगर बिहार भी हार गए तो एक बार फिर लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। इसीलिए इस वक्त उनका यह कहना जरूरी है कि वो नहीं हारते, उन्हें तो कोई हरवा देता है, कभी अपनी पार्टी, तो कभी ईवीएम, तो कभी इलेक्शन कमीशन। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब बात करते हैं यूपी की। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवाई थी। योगी ने बिहार में कहा था कि वो यूपी में माफिया की जमीन पर बने फ्लैट्स गरीबों को सौंप कर आए हैं। आज बिहार जाने से पहले योगी ने लखनऊ में गरीब परिवारों को घर की चाबियां सौंपी। जो घर गरीबों को मिले वो माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने हैं। लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन पर बने हैं। एक एक घर की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ तक है, लेकिन ये फ्लैट गरीब परिवारों को सिर्फ 10.5 लाख रुपए में दिए गए। फिलहाल उन्हें सिर्फ 2.5 लाख रुपए जमा कराने हैं और बाकी का पैसा आसान किश्तों में देना होगा। हजरतगंज के पास डालीबाग इलाके में बने इन फ्लैट्स का उद्घाटन आज योगी ने किया। फ्लैट के अंदर जाकर सारी सुविधाओं का मुआयना किया, उन परिवार वालों से मुलाकात की जिन्हें घर मिले हैं, और इसके बाद
भव्य कार्यक्रम में योगी ने गरीबों को उनके घर की चाबी और घर का ज़रूरी सामान भी गिफ्ट किया। जिन लोगों को घर मिले हैं उनमें समाज के पिछड़े, दलित, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों समेत हर वर्ग के लोग शामिल हैं। इस मौके पर योगी ने कहा कि गरीबों को मिले ये घर हर माफिया के लिए, अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाले नेताओं के लिए संदेश है। जो जमीनों पर कब्जा करेगा उसका ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि उनकी सरकार माफिया को उसी की भाषा में सबक सिखाती है जो भाषा माफिया समझते हैं। अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे, और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे आपने देखा होगा। हर जगह ये माफिया हावी थे, लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। अब मैं आपको उन लोगों की खुशी की झलक दिखाता हूं जिन्हें ये फ्लैट्स मिले। असल में लखनऊ के जिस इलाके में फ्लैट बने हैं उससे 2 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री का आवास है, गवर्नर हाउस है, मंत्री विधायक इसी इलाके में रहते हैं, डीजीपी का ऑफिस भी यहीं है। इस इलाके में कोई गरीब परिवार का व्यक्ति घर खरीदने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसीलिए आज जब योगी ने गरीबों को घर की चाबी दी तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक व्यक्ति ऐसा है जो दूध बेचने का काम करता है, पाई जोड़कर सिर पर छत का इंतजाम कर रहा था। कई बार सरकारी स्कीम से अप्लाई किया, किस्मत से साथ नहीं दिया। आज जब योगी ने उन्हें घर के कागज सौंपे तो वो खुशी से रोने लगे। उन्होंने कहा उनकी किस्मत ऐसे बदलेगी ये कभी सोचा ही नहीं था, और ये चमत्कार योगी ही कर सकते हैं। जब कोई आदमी परमानेंट लगा रहता, मेहनत करता है, लेकिन उसको उसका परिणाम नहीं मिलता तो वो बहुत दुखी हो जाता है। यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ असर नहीं है। तो बस यही है कि भगवान के रूप में योगी जी आए और उन्होंने मेरा आवास सुनिश्चित किया। अरे मैम वो बस दिल से निकल गया था, उनका आभार करने के लिए मैंने बोला था भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार, सभी को मेरा नमस्कार। सोचा तो था, प्रयास में भी लगे रहते थे कि मैंने प्रधानमंत्री आवास में फॉर्म भी भरा था, लेकिन नहीं निकला था।
फिर भी मैं प्रयास में रहा था, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान पे भरोसा था और योगी सरकार पे ही भरोसा था कि आज नहीं तो कल मुझे मकान मिलेगा ज़रूर। और लेकिन ऐसी जगह पे मिलेगा ये मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था, लेकिन योगी सरकार की बदौलत ये सपना आज मेरा पूरा हो गया। जो बात सोनू ने कही वही बात लगभग हर लाभार्थी की जुबान पर थी। घर मिलने की खुशी में भावुक हो गए लोग। उन्होंने कहा योगी ने उनकी उम्मीदें पूरी की हैं। बड़े बड़े लोगों के बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन योगी ने गरीबों का ख्याल रखा। अगर हर नेता ऐसे ही काम करे तो समाज से गरीबी दूर हो सकती है, अपराधियों के हौसले पस्त पड़ सकते हैं। लाभार्थियों ने कहा कि इस घर से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनके बच्चे अच्छे इलाके में रहेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो उनकी तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। तो मुख्तार अंसारी का कब्जा योगी जी ने इतना अच्छा किया कि गरीबों का घर बना दिया उस पे। उनको बुलडोजर चला के वहाँ गरीबों का, उनको तो बहुत आशीष मिले। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जो बहुत साल पहले होना चाहिए था। आज हमें वो अपनी आंखों से देखने को मिला और साथ में हमें रहने का भी छत मिल गया है उसी स्थान पर जिस स्थान पर कल तक किसी माफियाओं का राज्य चलता था। जैसे कि वहाँ बताया गया कि 40 लाख के ऊपर यहाँ के इतने क्षेत्रफल की ये जो कीमत है 40 लाख से ऊपर है, फिर भी इस कीमत में सरकार मुहैया करा रही है, ये बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी छत होगी। आज की डेट में अपना छत हो गया, अपना मकान हो गया, लोगों के सामने एक इज्जत बन गई है, रेपुटेशन हो गई है, किराए की ज़िंदगी से मुक्ति मिली है। समझ में आता है कि जो भी काम है सारा फेयर है और अच्छे से हुआ है। इस ज़माने में अपना घर, अपना छत, अपना आशियाना होना बहुत बड़ी बात है, जिसको कभी शायद पूरा नहीं हो पाता, वो बाबा जी की सरकार ने पूरा किया। जी बहुत खुशी हो रही है, बयां भी नहीं कर सकते कितनी खुशी हो रही कि अपना खुद का घर हो गया। खुला खुला भी है जी, खुला खुला भी अच्छा है, अच्छी जगह भी है VIP जी की। एक ज़माना था जब यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया का काफिला निकलता था तो चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी रोक दिया जाता था। मुख्तार और अतीक कहीं भी, कभी भी, किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर सकते थे। वो महल भी बना सकते थे और मॉल भी बना सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गाड़ी पलट दी। अतीक और उससे जुड़े लोगों की 1600 करोड़ की संपत्ति से कब्जा हटा दिया। मुख्तार और उसके गैंग की 600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई या उस पर बुलडोजर चला। और सबसे बड़ा काम आज हुआ, माफिया के महल की मिट्टी पर गरीब को फ्लैट मिले। इसका मैसेज दूर तक जाएगा। और बड़ी बात यह कि गरीबों को देव दीपावली के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर घरों की चाबी मिली, इसलिए ये घर उनके जीवन में खुशियों की रोशनी लाएंगे। आज श्री गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दुनिया में उत्साह और भक्ति भाव दिखाई दिया। इस मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में शानदार सजावट हुई, शब्द कीर्तन हुए, करोड़ों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में माथा टेका। अमृतसर में तो खास रौनक दिखाई दी। स्वर्ण मंदिर में जबरदस्त लाइटिंग की गई, आतिशबाजी हुई। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहब में हुआ था। ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है। गुरु पर्व पर हर साल हजारों श्रद्धालु ननकाना साहब में मत्था टेकने जाते हैं। इस बार भी 1900 से ज़्यादा सिख श्रद्धालु प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए हैं। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और डेरा सच्चा सौदा जाने का वीज़ा दिया है। लेकिन इस पवित्र मौके पर भी पाकिस्तान ने हिंदुओं और सिखों में दरार डालने की कोशिश की। पाकिस्तान के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने ननकाना साहब जा रहे 14 हिंदुओं को बस से उतारकर वापस भारत भेज दिया। ये श्रद्धालु सिखों के जत्थे के साथ ही पाकिस्तान जा रहे थे। भारत में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने इन्हें वीज़ा दिया था, इनके पास परमिशन थी। वाघा बॉर्डर पर इन्हें कस्टम चेक करने के बाद ही बस में बैठने की परमिशन दी गई थी। लेकिन बाद में सादी वर्दी में कुछ लोग आए और ये कहकर हिंदू श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में घुसने से रोक दिया कि वो हिंदू हैं, इसलिए गुरुद्वारे में उनका क्या काम। जैसे बस में बैठे तो उसमें 5-7 आदमी और कम थे, मतलब वो आ जाते हैं तो बस आपकी निकाली जाएगी। जैसे 2-4 मिनट ही गुजरे तो 2 वर्दियों के साथ 3-4 ऐसे सिविल ड्रेस में आ गए। हाँ, हम लोगों से पूछा आप कौन हो,
हमने कहा हम हिंदू हैं। कि हिंदू हो तो आप नीचे आ जाओ। हमने कहा ऐसा क्यों जी? कि आपको बोल रहे हैं ना आप नीचे आ जाओ हिंदू। हम तो डर गए। हमके पहलगाम वाला वो भी तो हिंदू ही थे, पूछ के ही तो किया था। अब हमें बस से उतार रहे हैं हिंदू पूछ के, कभी वही तो दोबारा हमारे साथ नहीं होगा। ये पूछ के क्या कर रहे हैं? हमारे तो पसीने छूट गए जी। सब परेशान, नीचे उतरे, वहीं ले गए अपना जहाँ पीछे क्या बोलते हैं इमिग्रेशन ऑफिस पे, वहाँ पे हमारे पासपोर्ट ले लिए, टिकटें ले ली, टिकटें लेके उन्होंने अपनी जेब पे डाल दी और जो पासपोर्ट थे उसमें उन्होंने स्टंप लगा दिया। उन्होंने बोला आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। अरे किस लिए डिपोर्ट किया जा रहा है? कि हिंदू जो है वो गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, वहाँ सिखों के लिए। तो फिर हमने कहा जब आप डिपोर्ट कर रहे हो हमारा किराया वापस कर दो। कि क्या का किराया? आप बस में बैठे हो, काफिर आदमी हमारी बस में बैठ के। उन्होंने हमें किराया नहीं दिया। किराया नहीं, आप शराफत से आपको कह रहे हूँ, नहीं तो हमें 100 तरीके करने आते हैं। पाकिस्तान हुक्मरान कितने नादान हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि गुरुद्वारे में दरवाजे नहीं होते। गुरु के घर में 24 घंटे कोई भी जा सकता है, सेवा कर सकता है, कीर्तन सुन सकता है, भोजन कर सकता है। इसीलिए ननकाना साहब जैसी पवित्र जगह पर जाने से किसी को भी रोकना गलत है। ये गुरु नानक देव जी के संदेश की अवमानना है। आज देव दीपावली है। वाराणसी में देव दीपावली पर विशेष आयोजन हुआ। गंगा के घाटों को खास तौर पर सजाया गया। 84 घाटों पर देव दीपावली के अवसर पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। नमो घाट पर पहला दिया जलाकर योगी आदित्यनाथ ने उत्सव की शुरुआत की। इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर महाआरती हुई। इस घाट को इस बार ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर सजाया गया है। करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 40 देशों से विदेशी सैलानी भी इस भव्य नज़ारे को देखने यहाँ पहुंचे थे। इस बार देव दीपावली पर लेजर शो का भी आयोजन किया गया। योगी आदित्यनाथ ने क्रूज पर बैठकर घाटों की रोशनी और आतिशबाजी को देखा। वाराणसी के अलावा आज प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा में भी देव दीपावली पर घाटों को रोशन किया गया। देव दीपावली पर बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उत्तरकाशी में यमुना में स्नान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और इस मौके पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने यमुना मैया को साफ करने का संकल्प लिया। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि 7 नवंबर से वो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पर निकलेंगे। दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। इस यात्रा के जरिए वो लोगों को यमुना मैया को फिर से साफ करने का संदेश देंगे। कि बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है। और व्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो तो यमुना जी का क्या स्वरूप है। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में और वहां संकल्प लेंगे जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राताश्री ने आज प्रण लिया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का ये संकल्प सराहनीय है। करीब 1,500 किलोमीटर लंबी यमुना नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो उसका पानी शीशे की तरह साफ होता है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते यमुना का पानी नाले जैसा हो जाता है। इस पानी में नहाना तो दूर, इसे हाथ लगाना भी मुश्किल है। सैकड़ों नाले यमुना नदी में मिलते हैं। मैं 45 साल से यमुना को साफ करने के दावे सुन रहा हूं। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। असम में कोई नदी तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक लोग जागरूक ना हो। कोई सरकार लोगों के सहयोग के बगैर
यमुना को साफ नहीं कर सकती। इसलिए अगर धीरेन्द्र शास्त्री यमुना को साफ करने में लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे तो इसका लाभ होगा। अगर दूसरे साधु संत और धर्मगुरु भी इसी तरह के अभियान से जुड़ेंगे तो देश की सारी नदियां साफ हो सकती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोदी ने प्लेयर्स का प्रधानमंत्री आवास में स्वागत किया, उन्हें वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। मोदी ने कहा अपने शानदार खेल से विमेंस टीम ने दुनिया में भारत की खिलाड़ियों का नाम रोशन किया है। उनकी जीत नई खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। मोदी ने चैंपियन प्लेयर से काफ़ी देर तक बात की, उनके चैलेंजेस, उनकी सफलताओं की कहानियां सुनी। चैंपियंस ने प्रधानमंत्री मोदी को टीम इंडिया की नंबर 1 प्लेयर वाली जर्सी प्रेजेंट की। मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोदी को 2017 वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद ही मुलाकात की याद दिलाई। हरमन ने कहा कि उस वक्त उनकी टीम बिना ट्रॉफी के आई थी, लेकिन इस बार वो ट्रॉफी लेकर आई हैं। वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि लड़कियां आजकल खेल के मैदान में अच्छा कर रही हैं, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री का मोटिवेशन है, जो लगातार देश की बेटियों को इंस्पायर करते हैं। प्रधानमंत्री ने चैंपियंस के साथ थोड़ा हंसी मजाक भी किया। अमनजोत कौर को उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के कैच की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि अमनजोत की नज़र बॉल पर नहीं बल्कि ट्रॉफी पर थी। हरमनप्रीत ने कहा कि वो लकी हैं कि फाइनल में लास्ट विकेट का कैच उनके हाथ में आया। अब फाइनल में इस्तेमाल हुई बॉल उनके पास हमेशा यादगार के तौर पर रहेगी। मोदी ने टीम इंडिया के प्लेयर से फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री मोदी से वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की मुलाकात उन्हें इंस्पायर करेगी। हमारी चैंपियन क्रिकेटर्स ने देश भर के विमेन क्रिकेटर्स के लिए एक उम्मीद जगाई है, उन्हें सपने देखना सिखाया है, एक मोमेंटम क्रिएट किया है और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अब आपको अमेरिका से आई बड़ी खबर बता दूं। 10 महीने पहले भारी बहुमत से सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार तगड़े चुनावी झटके लगे हैं। मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को हरा दिया। कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा। ट्रंप के लिए सबसे बुरी खबर आई न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जोहरान ममदानी ने जीता। ममदानी ने न्यूयॉर्क के फॉर्मर गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया, जिनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया था। इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूयॉर्क में ट्रंप ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बजाय एंड्रयू को सपोर्ट किया ताकि जोहरान ममदानी को जीतने से रोका जा सके। लेकिन जोहरान ममदानी चुनाव जीतकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने। ममदानी इंडियन ओरिजिन के फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। जोहरान ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के चुनाव कई ऐसे वादों पर जीता है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। जोहरान ने वादा किया है कि वो न्यूयॉर्क में घरों का किराया फ्रीज कर देंगे ताकि लोग कम खर्च में न्यूयॉर्क में रह सकें। सरकारी पैसे से सस्ते मकान बनाकर गरीबों को देंगे। न्यूयॉर्क में सस्ते दाम में ज़रूरी सामान बेचने वाली सरकारी दुकानें खोलेंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का भी वादा किया ताकि गरीबों से किए गए वादे पूरे करने के लिए पैसे जुटा सकें। इसके अलावा जोहरान ममदानी ने 6 हफ्ते से 5 साल की उम्र तक के बच्चों की देखरेख मुफ्त में करने का वादा किया। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 1947 का आज़ादी के समय का भाषण दोहराते हुए कहा, वो ये सारे वादे पूरे करके साबित करेंगे कि गरीबों की भलाई के लिए भी सियासत की जा सकती है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver
and for whom. We won because New Yorkers allowed themselves to hope that the impossible could be made possible. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को अमेरिका में प्रेसिडेंट के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन भी कहा जाता है। मेयर की पावर्स एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह की होती हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस, फायर, हाउसिंग, एजुकेशन सब मेयर के अंडर होता है। 111 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बजट न्यूयॉर्क के मेयर के कंट्रोल में होता है। ये दुनिया के कई मुल्कों के बजट से भी ज़्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बजट को काटने की बात कर रहे हैं क्योंकि पैसा तो फेडरल फंडिंग से आता है। ममदानी लोगों से ये कहकर चुनाव जीते हैं कि वो रेंट कम कर देंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट के खर्चे कम कर देंगे, न्यूयॉर्क में जीना आसान और सस्ता कर देंगे। लेकिन अगर ट्रंप ने बजट काटा तो वो ये वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये टकराव इंटरेस्टिंग होगा। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल फर्स्ट फेज में बिहार की 121 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। कल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग्स होंगी। कल मायावती बिहार में कैंपेन की शुरुआत करेंगी। रामगढ़ और कैमूर में मायावती की रैलियां होंगी। क्वींसलैंड में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा।